अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के खत पर असखुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत का आगाज किया तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान एडवोकेट ने कहा कि हमने भी इस केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है, हमें भी केस में सुना जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सीनियर वकील हैं, अब तमाम चीजें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ही तय करती है। कमेटी ना तो अदालत का इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है और ना अदालत कमेटी के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। एक आईनी दरख्वास्त जब दायर होती है तो अखबारों में छप जाती है, क्या यह भी एक तरह का प्रेशर डालने के मुतरादिफ है? मैं तो कोई दबाव नहीं लेता और हमें अपने फैसलों में दबाव नहीं लेना चाहिए। अजीब बात यह है कि वकला मुतालबा करते हैं कि खुद नोटिस लें। आपको याद दिलाते चलें कि जजेस के खत के मामले पर मुल्क भर के 300 वकला ने सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया था। 26 को खत मिला, वसूल हुआ। 26 ही को माह रमजान में इफ्तारी के फौरन बाद तमाम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बशमूल चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई। वकील कह रहे हैं कि स्यूमोटो लो, फिर उनको वकालत छोड़ देना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमने इंतहाई चुस्ती के साथ खत मिलते ही काम शुरू किया। जैसे ही खत मिला, रमजान में इफ्तारी के बाद हाई कोर्ट जजेस से मुलाकात की, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी शरीक थे। हम रमजान के बाद भी मुलाकात कर सकते थे, लेकिन अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हमने मुलाकात की। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आजादी के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और इदारे की अहमियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नहीं बल्कि तमाम जजेस से होती है। अदलिया की खुद मुख्तारी पर अगर हमला होगा तो मैं सबसे पहले आऊंगा और बाकी जजेस मेरे साथ आएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि हमने वज़ीर आज़म से मुलाकात इंतजामी तौर पर की, जिसमें अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून भी शरीक थे। मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के इहाते में हुई, यह मुलाकात चैम्बर या किसी घर में नहीं हुई। हमारी स्पीड चेक करें, हमने 24 घंटे की भी ताखीर नहीं की। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल देते हुए कहा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म ने मुकम्मल यकीन दहानी कराई थी। वफाकी हुकूमत ने कभी वन मैन कमीशन बनाने का नहीं कहा। तजवीज़ ये आई कि कमीशन का गैर जानिबदार सरबराह हो। तासुर दिया गया कि एग्जेक्टिव ब्रांच जो है वो इसकी इंक्वायरी करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर इस्तिफसार किया अटॉर्नी जनरल से कि बताएं नाम किसने तजवीज़ किए थे कमीशन की सरबराही के, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 2 नाम आपने तजवीज़ किए थे, आपकी तरफ से नासिरुल मुल्क और तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम तजवीज़ किए गए। जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि ऐसे जाती हमले शुरू हुए कि कोई शरीफ आदमी क्यों जो बातें तसद्दुक जिलानी से मंसूब करके सोशल मीडिया पर उस पर बहस की गई, उससे उन्हें अफसोस हुआ। आना शुरू हुआ कि ये शायद एक वफाकी हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन है और शायद वफाकी हुकूमत जो है ये इस कमीशन को मेरे ख्याल में उन पे कुछ जाती हमले भी शुरू हो गए। तो सर मैं ऐसा माहौल बनाया गया कि कौन शरीफ आदमी ये खिदमत है। मुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इनको बल्कि हम दोनों ने इनका नाम दे करके इनके ऊपर ये लोगों ने इल्जामात और अजीब अजीब बातें शुरू कर दी। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं एक बात करना चाहता हूं, हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब आपको अच्छी ना लगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि मैं सीट बेल्ट बांध लूं। अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर इंकशाफ किया कि चीफ जस्टिस साहब आपको एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने कत्ल की धमकियां दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आप मेरी बात छोड़ दें। अपने दलाल में अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि हम पिछली हुकूमत के इकदाम और मौजूदा हुकूमत के इकदामात, इस वक्त की अदलिया के इकदामात और आज की अदलिया के इकदामात का मवाजना करना चाहते हैं। आपकी अहलिया FIR दर्ज कराने गई, उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने दहशतगर्दी की दफात खत्म करके पीका एक्ट के तहत FIR दर्ज की। मिसेज सरीना ईसा ने 161 का ज़ाब्ता फौजदारी का बयान रिकॉर्ड कराया। जनरल फैज हमीद साबिक DGISI और शहजाद अकबर का नाम अपने बयान में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई। 2 चीफ जस्टिस साहिबान रिटायर होकर चले गए, किसी ने इस मामले पर कुछ भी नहीं किया। इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि मिर्जा इफ्तिखार की बात की आपने, आपकी हुकूमत ने क्या कोई कार्रवाई की उस पर? इस्तिगासा हुकूमत का काम है, आप पहले पता करके आते इस मामले का क्या हुआ। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उनके बकौल होती रही जिसमें यह अदलिया मुलव्विस रही। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने इस मौके पर कहा कि हमेशा के लिए यह सिलसिला बंद होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हम शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सर दबाकर नहीं बैठ सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जिन्होंने लिखकर बताया अदलिया की आजादी को बरकरार रखने के लिए हमें सख्त इक़दामात की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि बाकी तमाम जजेस
दूसरी रजिस्ट्रियों में समाअत कर रहे हैं। आज का ये हुक्म समझें कि अदलिया के काम में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी जजेस ईद के बाद वापस आ जाएंगे और ईद के बाद मैं एक हफ्ता लाहौर जबकि दूसरा हफ्ता कराची में हूं। इस्लामाबाद में वापसी 29 को होगी। इसके बाद से रोजाना की बुनियाद पर हम इस केस की समाअत करेंगे। हो सकता है आइंदा तारीख 30 अप्रैल हो जाए, ये जायजा लेकर तय करेंगे। वजाहत कर दूं कि हम 7 जजेस क्यों आज बैठे हैं और फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी जजेस ने अपनी रिक्वेस्ट पे, मैंने उनको नहीं किया है, कुछ कराची में और कुछ लाहौर में। तो हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा, ठीक है। तो हम अब आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे, क्योंकि आज की मैं वजाहत कर दूँ जितने जजेस थे इस्लामाबाद में वो सब के सब आज मौजूद हैं। बाकी तो उनको मेरे ख्याल में वापस आने देते हैं, आ जाए, क्योंकि मगर ये तो आप समझें कि आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं और टॉलरेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज। काज़ीन, आपने मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स सुने, जिसमें एक जो पिछले 2-3 दिनों से एक तनकीद भी हो रही है और रिक्वेस्ट भी यही हो रही है, इल्तिजा भी यही हो रही है कि जी फुल कोर्ट बना दे। आज उन्होंने वजाहत कर दी कि फुल कोर्ट क्यों, क्योंकि बाकी जजेस नहीं है अवेलेबल, और इंडिया भी ये दिया कि शायद दोबारा जब 29-30 अप्रैल को समाअत शुरू होगी तो फुल कोर्ट भी बन जाएगा। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस ले लेना चाहिए था जब यह मामला इशू हुआ, लेकिन इस मामले पर अब फैसला देना हमारे लिए ज्यादा अहम है। हमने हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान को बख्तियार बनाना है और इस बारे में तरीक़ेकार भी तय करना है। फिर जस्टिस जमाल मंदूखेल की अगर बात की जाए, उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। आपको बताते चलें कि 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जजेस के काम में मुबैना मुदाखलत और दबाव में लाने से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा था। यह खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और उसके अलावा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज की जानिब से लिखा गया था। जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 फुल कोर्ट इजलास मुनक्किद किए, जिसमें इस मामले पर गौर किया गया। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद 30 मार्च को एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी गई थी। और यहां पर एक बात करना जरूरी है कि इसकी भी आज चीफ जस्टिस साहब ने भी वजाहत कर दी और अटॉर्नी जनरल ने भी, कि जो 2 नाम दिए गए थे कमीशन की सरबराही की तरफ से के लिए, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया था, लेकिन बाद में तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से पहले माजरत नहीं की थी, मान गए थे, उसके बाद माजरत कर ली, जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस खत का अस खुद नोटिस लिया और 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया। और 7 रुकनी लार्जर बेंच भी इसलिए तश्कील दिया गया क्योंकि बाकी जजेस लाहौर और कराची में थे, वरना शायद आज जो इंडिया दिया गया ये फुल कोर्ट ही हमारे सामने होता। अब ये मामला किस तरफ जा सकता है? गुज़श्ता रोज हमने राना सनाउल्लाह साहब, वो खुद भी कानूनी हैं, वजीर कानून भी पंजाब के रह चुके हैं, उन्होंने इस केस पर रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा कि कुछ भी नहीं होगा, तारीखें आती रहेंगी, क्योंकि हम सारे ही इसमें मुलव्वस हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे अदलिया हो। यहाँ पे भी जो सियासतदान है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो अदलिया के लोग हैं, जो मुलव्वस है, उसके खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए। लेकिन होगा कुछ नहीं, उसकी वजह सारे मुलव्वस हैं, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ जो है ना, ये तारीखें पड़ेंगी, बहसें होंगी, ये और तबसरे होंगे, टॉक शोज होंगे, कुछ नहीं होगा। आपको बताते चलें एक और खबर में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदूखेल को भी आज धमकी आमेज खत मौसूल हुए, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के 4 जज साहिबान, जिनमें जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम को भी ये ख़त मौसूल हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को खतूत किसी फाजिल वल्दे मंजूर अली शाह के नाम से, फर्जी नाम से शायद भिजवाए गए होंगे। ख़त एक कोरियर कंपनी का मुलाजिम हाई कोर्ट लेकर आया था, जिसे अरेस्ट कर लिया गया है। अब जजेस के ख़त के मामले पर फुल कोर्ट जो है बनना, क्या वो ज़रूरी है? जजेस को धमकियाँ देने का क्या मकसद हो सकता है? जजेस के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पर मुहिम है
वो चलाया जाना कैसे है, जजेस को धमकियां, सिक्योरिटी इदारों का भी ये एक इम्तिहान है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जिन्हें काफ़ी अबूर हासिल है कोर्ट्स के उमूर पर, अब्दुल कयूम सदीकी साहब, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मारूफ लॉयर नैयर हुसैन बुखारी साहब भी ज्वाइन करेंगे। कयूम सदीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज एक दफ़ा फिर हमने लाइव देखा, उसमें एक तो 2-3 चीज़ों इबाम था। एक तो फुल कोर्ट कि जी क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्यों नहीं बनाया जा रहा, तो आज अब वजाहत आ गई है और शायद फुल कोर्ट में अब ये मामला जाएगा। कैसे आप इसको देख रहे हैं और क्या अनफोल्ड आपके ख्याल में इससे होगा? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि आज वजाहत नहीं है, जिस दिन ये कॉज लिस्ट जारी हुई थी जी, उसके अंदर बाकायदा तौर के ऊपर ये मेंशन्ड है कि जो अवेलेबल जजेस हैं वो साथ के साथ इस बेंच के हिस्सा होंगे। आज वजाहत चीफ जस्टिस ने दी है ना, मैं उस कॉन्टेक्स्ट मैं तो अब हम उसको वजाहत नहीं, अब आई डोंट नो, जो मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लफ्ज़, लेकिन जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद एक कमेटी ऑफ जजेस, अब चीफ जस्टिस दारुल महाम नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, इख्तियारात डाइल्यूटेड हैं और वहाँ पे 3 रुकनी जो कमेटी है उसके बाद जो है आज को नोटिस होता है और फिर उसके बाद जो कमेटी ही जजेस बनाती है। ठीक है। तो पिछले ये सब मामले से पहले जो है वो कमेटी ने बेंचेस बना दिए थे और वो जज साहबान जो इस वक्त प्रिंसिपल सीट पे नहीं हैं, वो अपनी रिक्वेस्ट के ऊपर, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, क्योंकि वो अपने अपने नेटिव शहरों में जो रजिस्ट्रीज हैं वहाँ पे चले गए ताकि ईद भी आ रही है और ये होता है। ये तो उनकी दरख्वास्त पे हुआ ना, हमारे यहाँ तो ये भी होता रहा है कि किसी की शादी है तो साकिब निसार साहब जो है ना वो सारे बेंच वहाँ पे बना दिया करते थे कि चलो टीए भी मिलेगा तो शादी भी अटेंड कर लेंगे। अब जो है ये जो बेंचेस हैं मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज के ऊपर हैं, तो इसलिए वो अवेलेबल नहीं थे। और जो पहले फुल कोर्ट मीटिंग थी एग्जीक्यूटिव साइड के ऊपर इस मामले को देखना और फिर उसके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात और फिर मुलाकात के बाद जो भी डेवलपमेंट हुई वो आज आपने देख ली। अब मसला ये है कि उस अदालत में जब फुल कोर्ट थी शायद उसमें इख्तलाफ था कि सो मोटो भी लेना चाहिए, तो वो हर ऑप्शन जो है वो इसको एग्जॉस्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आज भी जो बुनियादी तौर के ऊपर सब आइन पढ़ाया गया था, आइन की जुरिस्डिक्शंस जो हैं वो बताई गई थी और सारा कुछ जो है उसमें एक चीज़ सामने आ रही है कि एक तो ये मामला प्रोब का है, दूसरा जो है वो आया ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट हो कि उसके जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई तरमीम की ज़रूरत है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है। तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कि भी आया कमीशन बनाया जाए या ना बनाया जाए। अब जो कमीशन जो इस वक्त है, कानून जो है वो ज़्यादा पावरफुल है उस कानून के तहत जो 1956 का कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट था, जिसके तहत सकूते ढाका की इंक्वायरी हुई थी। अच्छा, ये जो अब कानून साजी है ये उससे कहीं ज्यादा, उसका स्कोप भी वसी है और उसके अंदर उसकी पावर्स जो हैं वो भी कहीं ज्यादा हैं। अब कानून थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें सदीकी साहब, क्या कहता है ये कानून? अगर कमीशन बनेगा, हाजिर सर्विस जजेस उसमें शामिल होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा? देखें उसमें जो है आपको माजी से हम मिसाल ले लेते हैं कि ऑडियो लीक्स बड़ी हो रही थी, आपको पता है कभी उमर अता बंदयाल साहब की खुशदामन की और ख्वाजा तारिक रहीम की जो अहलियाँ, परवेज इलाही साहब की और परवेज इलाही, मुजाहिर नकवी साहब की, इवन मेरी और ख्वाजा तारिक रहीम की भी, वो जब गुड टू सी वो वाला वाक़या हुआ था। तो इन सब को रख के तो हुकूमत ने भी उस वक्त फैसला किया था, क्योंकि ये और था कौन ये लीक कर रहा है, कौन ये सारा कुछ कर रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सारे मामला की। हुकूमत ने तो पहले ही वो कर दिया था और उस पर फिर खुद काजी साहब ने सो मोटो ले लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखें उस पर सो मोटो नहीं लिया है, खत के ऊपर सो मोटो लिया है। और दूसरी बात, ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के लिए एक नामजदगी हुई थी। अब मुझे नहीं पता वो नामजदगी जो है जो पहले रजामंद थी और फिर उसके बाद होने वाले हालात में उन्होंने अपनी राय तब्दील की या वाक़तन कुछ और चीज़ थी, तो बहरहाल उन्होंने इनकार कर दिया जैसी भी सूरत हाल थी। तो कमीशन उस वक्त अब रूबा अमल आता है जब उसका नोटिफाई हो जाए, वो यानी नोटिफिकेशन हो जाए। अच्छा, अब जो है वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ,
कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बन सकते हैं। हुकूमत के पास अभी भी यही इख्तियार है क्योंकि कानून उसको ये इख्तियार देता है, जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कानून पार्लियामेंट ने बनाया तो ये। तो अब जो है वो सूरत हाल ऐसी बनती हुई मुझे जिस तरफ जा रही है वो नज़र आती है कि होगा क्या, क्योंकि सब कह रहे हैं कि इंक्वायरी के बगैर, एविडेंस रिकॉर्ड किए बगैर और उस एविडेंस की रोशनी के अंदर फैसला किए बगैर, एक इसके ना 3 साइड्स हैं अगर हम देखें इसको। एक है जो लेजिस्लेशन का मामला है, एक है जो एग्जेक्टिव के अपने उससे आता है, और एक वो है जो सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने खुद करना है जी। तो जो मेरा ख्याल है कि वो ये होगा कि ये जो जज साहबान बैठते हैं इस बात पे तो इत्तेफाक होंगे कि ये मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। अब ये कब से होनी चाहिए, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या होने चाहिए, और फिर उसके बाद जो है वो ये गवर्नमेंट ने तो अपनी अंदिया दिया हुआ है कि हम कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। तो एक वफाकी हुकूमत अगर कहती है कि जनाब आपने पहले भी नामजद किया था, आप आज भी नामजद कर दीजिए, फिर बात होगी कि उसके TORs क्या होंगे। क्योंकि अगर किसी जज को सर्विंग को करना है तो वो उस मुतल्लिका जज के, मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से उसकी इजाज़त लेना होती है। ये बड़ा एबटाबाद कमीशन में भी ये फड्डा पड़ा था, और दूसरा भी जब उस इस्तायन आती हुई तो फिर ये सेटल डाउन हुआ। तो अब उसमें जो है अगर हुकूमत विलिंग है, जज साहिबान बैठ गए हैं और वो देख लें कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे कौन सी पावर्स जो मौजूद हैं, उन पावर्स के तहत एक कमीशन जो है वो तरतीब दे दिया जाए। उसके अंदर सर्विंग जजेस हों, या एक जज हो या 3 जज हों, वटेवर। क्योंकि हामिद खान साहब की जो प्रेयर क्लॉज है और एतजाज़ एहसन साहब की भी एक जो आईनी दरख्वास्त आई, आज वो कहा था कि जजेस कमेटी के पास जाएगी और फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे, और हम इंक्रोच नहीं करते कमेटी के इख्तियारात को। तो उसके अंदर भी जो डिमांड है वो यही है कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। जुडिशियल कमीशन तो एक कानून के नीचे देखें चीज़ ठीक तरह से की जाए ना। अब वो कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा तो फिर उसके बाद अगर वो उसके अंदर किसी चीज़ में कोई ऐसी क्रिमिनलिटी और इन्वॉल्वमेंट नजर आती है तो उनके खिलाफ कमीशन कार्रवाई कहेगा। और जो बाकी हैं, जो बड़े लेवल के ऊपर हैं, अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के मुतल्लिक और इससे इस हवाले से हमारे पास जजमेंट्स का प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स है। आज अटॉर्नी जनरल ने भी उसका जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट, अब देखना ये हमारे मुल्क के अंदर हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने या अदलिया ने मार्शल लॉज जायज़ करार दिए हैं। हमारी पार्लियामेंट ने उन जो मार्शल लॉज थे उनको वैलिडेट किया इनके अंदर। तो लेकिन फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हमारी अदालत ने 3 नवंबर के इक़दाम को वैलिडेट नहीं किया, पार्लियामेंट ने उसको वैलिडेट नहीं किया, और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल भी हुआ और जिसकी सज़ा अब भी बरकरार है। सो एडवांसमेंट है सारे सूरत हाल के अंदर। हमारी पार्लियामेंट का भी एक अमल है। आज हम सब मांग रहे हैं कि जजमेंट आए। फैजाबाद धरना केस की जजमेंट मौजूद है जिसके अंदर इंटेलिजेंस इदारों के किरदार के हवाले से लीगल फ्रेमवर्क बनाने का कहा गया है और जो पार्लियामेंट ने काम करना है। अब जजमेंट लॉ के ऊपर आप कितना अर्सा चलेंगे? तो जब तक एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी अपने अपने स्फीयर के अंदर अपना अपना एहतसाब करके आगे नहीं बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो करके दिखा दिया अपने 2 जज साहिबान के हवाले से। एक जज जिसको शौकत सिद्दीकी जिसको गलत तौर पर निकाला गया था, उनके हक के अंदर फैसला आया। एक जज जिसके ऊपर और तरह के इल्जाम थे, मुजाहिर नकवी, उनका एहतसाब हुआ और उनको उठा। चले कयूम सदीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद नैयर हुसैन बुखारी साहब से इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मारूफ लॉयर नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बुखारी साहब, कैसे देख रहे हैं आज जो समाअत हुई? चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी अगली समाअत पर फुल कोर्ट भी बन सकती है। अब क्या ये फिर असर नो उसकी समाअत होगी? क्योंकि फुल कोर्ट बनने का मतलब क्या लिया जाए? फिर उसके बाद अपील कहाँ होगी अगर कोई भी फैसला आता है फुल कोर्ट का? तो इसका जवाब भी तो चीफ जस्टिस साहब को ही देना चाहिए। ऑब्वियसली जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट बना और उसका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि सिंस बहुत पहले से 184(3) का जो जजमेंट थी, जो वर्डिक्ट थी, उसके जो भी एग्रीव्ड होता था उसके पास कोई अपीलेट फोरम नहीं था। तो यही ध्यान में रख के ये लेजिस्लेशन की गई थी कि अपीलेट फोरम ज़रूर मिलना चाहिए। आपको याद हो कि बल्कि इवन
कॉलोनियल सिस्टम में इन सब कॉन्टिनेंट में अपील्स तो प्रीवी काउंसिल तक जाती थी, तो राइट ऑफ अपील तो बिल्कुल हर शख्स को मिलना चाहिए। और कोई एक बंदा एग्रीव्ड होता है किसी वर्डिक्ट से तो उसके पास अल्टीमेटली कोई फोरम तो हो जाम हो जाए। तो एक ये जो एनॉलमी आएगी इसको भी वजाहत करनी तो चीफ जस्टिस साहब का काम है। बल्कि एक सेगमेंट ऑफ लॉयर्स या सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ये डिमांड ज़रूर कर रहे हैं कि जी फुल कोर्ट होनी चाहिए, वो अपनी रीजनिंग देते हैं, लेकिन लेट्स लीव इट टू दी बेस्ट जजमेंट ऑफ जुडिशरी को क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, एक बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। और फिर जो ट्राइकोटमी या पावर्स है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उसको मद्देनज़र रखना पड़ेगा आपको कि स्टेट फंक्शन नहीं कर सकती अगर जो पैरामीटर्स डिफाइंड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें अगर रह के स्टेट ऑर्गन्स काम नहीं करते। अगर कोई स्टेट ऑर्गन ट्रांसग्रेस करता है अपनी अथॉरिटी को तो उसको कहाँ से रिलीफ मिलेगा, जिसके खिलाफ उसका एग्रेशन होगा या ट्रांसग्रेस करेंगे या कोई उनके एक्शन से एग्रीव्ड होगा। ये पहली बात तो ये। सेकेंडली आप देखिए लेटर में एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो जजेस पूछ रहे हैं कि जी हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा, हमें प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगी, हमारे साथ कोई ज्यादती करता है तो हम किससे रुजू करें। अच्छा बुखारी साहब देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, माजी करीब में भी जजेस पर दबाव आता रहा जिसकी वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसी खत का अगर जिक्र करें जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाला मामला है वो इतना दूर नहीं है, 2 हफ्ते पहले ही उस पर फैसला आया। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एटलीस्ट वहां से तो शुरू किया जाए जिसकी बुनियाद पर ये पूरा लेटर लिखा गया, जिस शिकायत की बुनियाद पर उसी को रेफरेंस बनाकर तो बात की जा सकती है। ये बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं कि बुनियादी बात है कि जब शौकत अजीज का फैसला आया तो उसे आप हाफ वे के कि आपने रिलीफ दे दी उसको कि वो उसको ट्रीट किया जाए रिटायर्ड जज, उसको पर्क्स और प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स मिल जाएं। लेकिन जो ज्यादती उसके साथ हुई, जिसकी कंप्लेन की उसने, जिसकी बुनियाद पे वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बन सका, जिस एगनी से वो गुजरा ये पाँच साल, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी। अगर वो कुछ वर्डिक्ट दे देते तो शायद ये मामला क्रॉप अप ना होता, ताकि जजेस को पता चल जाता कि हमारे ग्रीवेंसेस हैं, उनकी रिलीफ हमें कहाँ से मिल सकती है। तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि उसमें वो जजमेंट में ये बिल्कुल फैसला होना चाहिए था कि जो लोग जिम्मेदार थे शौकत अजीज को उस वक़्त उसकी परफॉर्मेंस पे या उसकी जुडिशरी की आज़ादाना फैसले पे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे जो इन्वॉल्व थे, उस पर तो कोई वर्डिक्ट आनी चाहिए थी। उस पर तो उस बेंच ने, कोई 3 मेंबर बेंच ने कोई फैसला नहीं दिया कि आया उनको थ्रेट थे कि नहीं थे या उसको प्रॉप किया कि नहीं किया। और फिर ये ज़रूर कहा उन्होंने कि जी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने विदाउट इंक्वायरी और गिविंग एन अपॉर्चुनिटी उन्होंने उस एलिगेशन को प्रॉप भी नहीं किया। तो वो तो करना चाहिए था। और ताकि देखें स्टेट स्ट्रक्चर में जुडिशरी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपके फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन कहाँ है? ये कोर्ट्स ही प्रोटेक्ट करती हैं। आपकी जमहूरियत की को कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? अगर जहाँ पे स्टेट अथॉरिटीज ट्रांसग्रेस करेगी, जहाँ पे एग्जेक्टिव ट्रांसग्रेस करेगी, तो उनकी जो ट्रांसग्रेशन है उसको सिटीजन्स को या किसी और को प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगी? जुडिशरी ही तो एक फोरम है। और अगर जुडिशरी का ये हाल हो जाए तो फिर ये इस मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम और आइन की बालादस्ती कैसे चलेगी? ठीक, अच्छा आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात हुए 2 माह हो चुके हैं, लेकिन सियासी इस्तेकाम वो वाला नजर नहीं आ रहा जिसकी खुद ये सियासी जमातें तवक्को कर रही थी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ 60 रोज से भी कम वक्त में कौमी असम्बली की अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बन चुका है, जिसका गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इसमें PTI, पुख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, BNP मैंगल, जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM के रहनुमा शरीक हुए। अब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का जो एलामिया जारी हुआ
उसमें यह कहा गया है कि अपोजिशन जमातों ने 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद किया और मुतालबा यह किया गया कि मुल्क में फिलफौर नए मुनसफाना इंतखाबात कराए जाएं और ऐसी इंतखाबी इस्लाहात लाई जाएं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार ना हो। बात करें हुकूमत की तो हुक्मरान जमात नून लीग के कुछ रहनुमाओं की जानिब से अब ऐसे बयानात सामने आना शुरू हो चुके हैं जिससे तासुर यह मिल रहा है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। गुज़श्ता रोज राना सनाउल्लाह ने ना सिर्फ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और फैसल वाडा के सेनेटर बनने पर सवाल उठाया, इस बात से पहले इमरान खान को मिलने वाली सजाओं पर भी उन्होंने सवालिया निशान लगाया। ऐसे में नून लीग की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, जो हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब, जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की कि इमरान खान साहब के जो उनको सजाएं दी गई इलेक्शन से पहले वो जल्दबाजी में दी गई, इंसाफ के तकाजे शायद पूरे नहीं हुए, इससे हमें सियासी नुकसान पहुंचा। अब उनके बकौल, राना के बकौल, केसेस अब जिस जज के पास लगेंगे और वो अगर इंसाफ करेगा तो इमरान खान बरी होगा या फिर रीट्रायल होगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस बने उस पर आप राना सनाउल्लाह साहब के बयान से मुतफिक हैं? बात है जी, ये इट इज़ बिटवीन द स्टेट इंस्टीट्यूशंस और जुडिशरी और एग्रीव्ड वो है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज नॉट अ पार्टी टू ऑल दोज प्रोसीडिंग्स। ना हमने मुकदमे बनाए, ना प्रोसिक्यूशन हमारे हाथ में थी, ना प्रोसिक्यूशन को हमने तैयार करके गवाह लेके गए, और ट्रायल अगर किया तो गवर्नमेंट में हम नहीं थे, केयर टेकर थे, या उससे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे उस पीरियड के लिए भी, और राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे। तो जब ये केसेस बने, जब आगाज़ हुआ, तो क्यों नहीं उस वक़्त बोले राना सनाउल्लाह साहब जो आज बोल रहे हैं कि ये मुकदमात जो हैं ये इनकी बुनियाद दुरुस्त नहीं या ये हकीकत पे मबनी नहीं। अभी जो बात कह रहे हैं कि जब ये नज़र आ रहा है कि वो कहते हैं ना कि जब आप जो कहते हैं जस्टिस रश्ड जो है वो आपके सामने है कि किस तरह डिनाइल होता है, डिलेड किस तरह डिनाइल होता है, और जब आप रश करें जस्टिस को तो फिर अल्टीमेटली यही सामने आता है जो अब सामने आ रहा है, जिस तरह रिलीफ मिल गया। बल्कि अभी सो जो भी कल तोशा खाना केस में जो उनको रिलीफ मिला वो भी उनके सामने है, और उनका प्रोसिक्यूटर है नैब का, जिसने कहा जी मुझे कोई इतराज़ नहीं है सज़ा की सस्पेंशन पे। तो उस वक़्त तो राना सनाउल्लाह साहब को विजिलेंट होना चाहिए था अपना मौक़िफ़। तो पीपल्स पार्टी इज़ नॉट पार्टी टू दीज प्रोसीडिंग्स। ना हमने मुकदमात बनाए, और मैं ही ना इस पर कमेंट करना चाहता हूँ क्योंकि इट इज़ बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। अच्छा, चैनेट कौन बन रहा है बुखारी साहब? गिलानी साहब भी आपके चेयरमैन होंगे। कुछ खबरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी को ये सजेशन दी गई है कि अनवारुल हक काकड़ साहब को चेयरमैन सेनेट बनाए। मेरे नॉलेज में तो ऐसी बात कोई नहीं है। अगर मेरी क़यादत से किसी ने बात की हो तो मेरे नॉलेज में नहीं है। बहरहाल हमारी जो इंटरनल मीटिंग पार्टी की थी, हमारा मौक़िफ़ तो था कि हम गिलानी साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। लेकिन अगर जरदारी साहब ने फाइनल फैसला करना है और वो ये फैसला कर लें कि काकड़ साहब को ही बनाना है, तो क्या ये दुरुस्त फैसला होगा? दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। मतलब है कि क्वेश्चन अभी अगर वाली बात है। लेट्स सी, लेट द सिचुएशन कम फर्स्ट, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या दुरुस्त है क्या दुरुस्त नहीं है। अभी तो कबल अज़ वक्त बात है, प्री मेजोर है। अच्छा, फैसल वाडा को सेनेटर बनाने पर आपकी जमात पर काफी तनकीद हो रही है। किसके कहने पर आपने उनको सेनेटर बनाया और ऐसा नहीं करना चाहिए था? अब ऑब्वियसली ये पार्टी क़यादत का फैसला है, लेकिन क्या वो अब बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे? ऑब्वियसली हमारा सिंध चैप्टर डील कर रहा था इसको। सिंध चैप्टर इसलिए क्योंकि वो सिंध से सेनेटर मुंतखब हुए हैं, और जो इलेक्टोरल कॉलेज है उनके लिए वो सिंध असेंबली है, और MPs ने वोट डालने थे। तो मेरा ख्याल है उनका मौक़िफ़ कल आ चुका है सिंध से। तो मेरा ख्याल है आप उसी पे इक्तफा करें जो हमारी सिंध चैप्टर ने जो मौक़िफ़ है। चले इत्तेफाक कर लेते हैं। बुखारी साहब, राना साहब ने जो मोहसिन नकवी के बारे में स्टेटमेंट दी कि वो तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे अगर चाहते, उनकी मर्जी के वो वज़ीर दाखिला बन गए। फिर उन्होंने फैसल वाडा का जिक्र किया कि जी उनको भी जिस तरह से सेनेटर बनाया गया। ये क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है राना साहब के इंटरव्यू से? फिर उन्होंने जो इमरान खान साहब वाली बात की, मोहसिन नकवी के बारे में जो उन्होंने बातें की, क्या आप समझते हैं कि नून लीग अलग से एक बयानिया खड़ा करना चाह रही है?
मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ग्रीवेंसेस नज़र आते हैं राना सनाउल्लाह साहब के टूवर्ड्स केयर टेकर्स और टूवर्ड देयर अपनी लीडरशिप, कि वो आप क्योंकि बाहर बैठे हुए हैं, इलेक्शन वो जीत नहीं पाए, और वो जो शोर मचा हुआ इलेक्शन का उसमें मैं ही कुड नॉट सक्सीड। तो ऑब्वियसली उनको कोई अगर गिला शिकवा है तो अपनी जमात से होगा, और ये उसका मैं समझता हूँ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मोहसिन नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं? अगर वो नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ते, वो नेशनल असम्बली के मेंबर होते, तो बतौर सेनेटर तो मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन बतौर सेनेटर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते। हुसैन बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वफाकी वजीर अहद चीमा हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। इक़्तिदार संभालने के बाद हर हुकूमत की अवलीन तरजीह मईशत में इस्तेकाम लाना होता है, जिसके लिए हुकूमतें मुख्तलिफ शोबों में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी यानी FDIs में इजाफे का प्लान तश्कील देती हैं। गुज़श्ता दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत और ज़राअत के शुबों में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए काम भी किया था और बड़े दावे भी किए थे, लेकिन कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा उसका नहीं हुआ। अब मौजूदा हुकूमत भी बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए कोशां भी नजर आ रही है और इस हवाले से बड़े दावे भी हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ी गैर मुल्की सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना था कि मुल्क में जो बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है उसे फ़रोग़ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह होगी, ताकि चैलेंजेस को मौक़ों में यानी अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील किया जा सके। इस वक्त हुकूमत जो है वो शमसी तवानाई के मनसूबे हों, चिन्योट आयरन मनसूबे हों, खलीजी ममालिक से तवानाई खुसूसन काबिल तजदीद जो तवानाई है, ऑयल रिफाइनिंग है, कानकनी है, इसके अलावा ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, वाटर सप्लाई और वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे हैं, उसमें गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए हिकमत अमली मुरतब हो रही है। अब बैरून जो गैर मुल्की सरमायाकारी है और बरामदात के शुबे में बेहतरी के लिए पाकिस्तान में जो सरमायाकारी का फ़रोग़ है उसके लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SIFC का क़याम भी अमल में लाया गया, और खुसूसी जो SIFC है उसने गुज़श्ता 8 माह में 15 में से 13 जो मुकर्रर करदा अहदाफ हैं बताया यह जाता है कि वो उन्होंने हासिल किए हैं। और इस दौरान हमने देखा कि बरामदात में सिग्निफिकेंटली तो इजाफा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमने देखा कि उसमें इजाफा हुआ है। बैरूनी सरमायाकारी की अगर बात की जाए तो रवा माली साल 2023-24 की जो पहली शशमाई थी उसके दौरान मुल्क में मजमूई तौर पर 22 करोड़ 50 लाख डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हुई, और सरमायाकारी बोर्ड की जानिब से जो अदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 23 और 24 के पहले 6 माह के दौरान मुल्क में मुतफरिक शुबाजात में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो 225 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई। अब वर्ल्ड बैंक और जो ब्लूमबर्ग है उनकी अगर ताज़ा रिपोर्ट्स देखी जाएं तो रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल में शरह तरक्की में दुगने इजाफे की बात की गई है और बतदरीज शरह तरक्की में इजाफे की बात की गई है, लेकिन शरह तरक्की फिर भी 3% से कम रहेगी, जबकि अगले माली साल में महंगाई की शरह जो है बताया यह जाता है कि 2026 तक वो तकरीबन 11% उसमें कमी का भी इम्कान है। और जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 22 माह में महंगाई की शरह पहली बार सबसे कम यानी तकरीबन 20.7% की शरह पर आ चुकी है। 2 साल के बाद महंगाई की शरह में मजीद कमी का रुझान देखने को भी मिलेगा। बैरूनी सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर करना यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हर हुकूमत ये दावे करती लेकिन कोई ज्यादा उस पर पेशरफ्त नहीं होती। अब मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, क्या उसमें अभी तक ऑब्स्टिकल्स हैं, इसमें SIFC का क्या किरदार होगा, तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर अहद चीमा साहब। अहद चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा सर कि आपने ब्यूरोक्रेसी में भी काफी काम किया और इसमें जो गैर मुल्की सरमायाकारी है कहा यह जाता था कि रेड टेपिज्म है और ब्यूरोक्रेसी भी उसमें एक बड़ा हर्डल है, क्योंकि आप अदर साइड ऑफ द फेंस पे भी रह चुके हैं, इस वक्त आप वफाकी वजीर भी हैं। वे फॉरवर्ड क्या है और क्या हुकूमत का प्लान इस बारे में क्या, क्योंकि एटलीस्ट ये जो 2 बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स हैं इसको कैसे हम दूर करेंगे, पॉलिसी हमारी क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, ये बात आपने जो शुरू में की ब्यूरोक्रेसी की, रेड टेप वाली, वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इसके बहुत से अवामिल हैं। मैं उनकी तफसील में नहीं जाता हूँ,
लेकिन ये बात अब तकरीबन सब लोग मान चुके हैं कि जो पिछले 4 साल में नैब ने एक्शंस किए ब्यूरोक्रेसी पे अंधाधुंध, उसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग की तरफ एक थोड़ी सी रिलक्टेंस पाई जाती है। लोग डिसीजंस को कोशिश करते हैं कि किसी और तरफ रेफर कर दिया जाए या किसी जॉइंट बॉडी को भेज दिया जाए जहां पे वो डिसीजन हो, कोई एक अकेले इसकी जिम्मेदारी ना ले। ये हमारा सिर्फ एक मसला है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जेन्युइन कैपेसिटी के इश्यूज भी हैं ब्यूरोक्रेसी के, और उसके साथ जो टेक्नोक्रेसी है उनमें भी कैपेसिटी के इश्यूज हैं। और ये कैपेसिटी के इश्यूज साइक्लिकल हैं, इस तरह से कि जैसे कहते हैं कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। सो ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब यहाँ पे इकोनॉमी पिछले बहुत सालों से अच्छी तरह ग्रो नहीं कर रही, प्रोजेक्ट्स नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो एक्सपोजर भी नहीं है, लोगों की ट्रेनिंग भी नहीं है, उस तरह का ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जिस तरह का होना चाहिए 2024 के अंदर। सो ये एक कैपेसिटी इशू भी अपनी जगह मौजूद है। फिर हमने ये भी देखा, सबको अंदाजा है कि एक लेवल की एपैथी भी है कि जिन लोगों का अपना सिस्टम चल रहा है वो समझते हैं कि चले हम अपना गुजारा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रीज से बाहर जाके खेलना या इसके लिए ऐसी एफर्ट करना जो दिन रात मेहनत मांगती हो, वो सिर्फ ज़्यादातर पॉलिटिशियंस करने के हिस्से में आती है, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर है डिलीवरी का। स्पेशली प्रेजेंट गवर्नमेंट पे, जब भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट रही है, इन्होंने डिलीवरी के प्रेशर को बहुत ज़्यादा फील किया और बहुत ज़्यादा कोशिश की कि लोगों को जस्टिफाई कर सके कि उन्होंने उनके लिए वोट किया था। अब इस सूरत हाल में हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहे, मुल्क इसी तरह रहे, तो ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है। सो इसके लिए एक कोशिश की गई है, तमाम जिस तरह कहते हैं द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, कि तमाम सरकार को एक जगह इकट्ठा कर दें, ब्यूरोक्रेसी भी उसमें शामिल हो, पॉलिटिशियंस भी उसमें शामिल हो, उसमें आर्म्ड फोर्सेस की भी रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि अपनी तमाम तवानाई हम एक तरफ मरकूज करके कोशिश करें कि हम इस इकोनॉमिक चैलेंज से मुल्क को बाहर निकालें। सो SIFC उसका आंसर बनाया गया है और सब लोगों ने मिलके इसको तश्कील दिया है, ताकि एक ऐसा फोरम बन जाए जिसपे तमाम चीज़ों की बहस, उनकी डिस्कशन, उनकी जो डेलिब्रेशन है वो जब हो जाए और उस पर फैसला हो जाए, तो उसको फिर दोबारा ना कोई चैलेंज करे, ना सेकंड गेस करे, बस हम आगे चले। आप देखिए 20वीं सदी के अंदर ठीक। अच्छा, ज्यादातर मुल्क जिन्होंने मुझे तरक्की की। चीमा साहब दो तीन चीजें हैं। ठीक, मुझे एक तो ये कि चलें इसकी मुख्तलिफ वजूहात होंगी। अगर हम नैब की बात करें तो देखें, आप खुद नैब के विक्टिम रहे हैं, आशियाना स्कीम को उठा के देख लें, आप हो गए, हसन फवाद साहब हो गए, और फिर जो आपने उस वक्त फैसले किए थे, हुकूमत वक्त के कहने पर किए थे, मेरिट पर फैसले किए थे, लेकिन फिर आपने उसको भुगता। तो आज भी अगर आप फेडरल मिनिस्टर भी बन गए हैं और SIFC के अम्ब्रेला के अंडर भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम वो झिझक तो होती है कि आज मैं अगर कैबिनेट में बैठा हूं, कल को मैं फिर जेल में आऊंगा, ये फैसले जो हैं ये मेरे पीछे कल आएंगे कि आपने क्यों ऐसे फैसले किए थे। और ये सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो है यही अभी भी फ्रेम देखे ना, शायद खकान अब्बासी साहब हो, मिफ्ता इस्माइल साहब, वो अभी तक उन्हीं नैब के फैसलों को भुगत रहे हैं जो उन्होंने मुआहदे किए थे, जो उस वक्त पाकिस्तान की जरूरत थी। तो ये अच्छी बात है कि SIFC बन चुका है, ये वे फॉरवर्ड है, लेकिन इन चीज़ों का भी मुस्तकिल हल तो हमें निकालना पड़ेगा। और दूसरा, जो ब्यूरोक्रेसी की आपने बात की कि ठीक है कैपेसिटी के इश्यूज तो हैं, लेकिन SIFC के भी फैसले जो हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन तो इसी ब्यूरोक्रेसी ने फिर करनी है, जिसको कि एक हर्डल करार दिया जाता है। जी सर। नहीं, ब्यूरोक्रेसी को हम हर्डल नहीं कहेंगे। ब्यूरोक्रेसी ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है, कर रही है, और इसमें ऐसे लोग सर मैं मौजूद आपकी हैं बात जो नहीं दिन कर रात रहा, काम चीमा साहब, नहीं, FDIs नहीं, में मैं जी, बिल्कुल- FDIs में जो I'm on the other side now. जी गैर मैं मुल्की लेकिन अपना सरमायाकार fair हैं, comment वो दूंगा कि उन्हें एक मैंने हर्डल ब्यूरोक्रेसी समझते हैं। जी, मैंने ब्यूरोक्रेसी सर, को हर्डल जी। नहीं कहा। ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क का एक बड़ा बुनियादी एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उनके इश्यूज मौजूद हैं। हमें तो तरक्की चाहिए, हमें तो काम चाहिए, हमें उन इश्यूज के बावजूद आगे चलना है। देखिए, हम कोई भी ऐसी रिफॉर्म्स कर लें, मिसाल के तौर पे अगर नैब को खत्म कर दें या हम एंटी करप्शन लॉज में चेंजेस कर दें, लोगों की इमीडिएट प्रोटेक्शन तो शायद क्रिएट हो जाए, लेकिन लोगों का ये परसेप्शन नहीं बदलेगा कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। फियर ऑफ अननोन है ना, जिसकी वजह से ये रिलक्टेंस रहेगी। आप यूं समझ लें कि एक शीशे का गिलास था जो हमने तोड़ दिया, अब उसको जोड़ना आसान नहीं है, इट विल टेक अ व्हाइल। उसका ही ये तरीका है कि अच्छा, अब हम अफोर्ड नहीं करते कि हम अगले 10 साल 20 साल इंतजार करें
हम रिफॉर्म्स करें, उसके बाद नई जनरेशन ऑफ सिविल सर्विस आके काम करना शुरू कर दे, या पॉलिटिशियंस की ये जनरेशन भूल जाए जो उनके साथ हुआ, तो अब उसका यही तरीका है कि सबको एक टेबल पे बिठा दिया जाए। इससे ज्यादा गुड फेथ में एफर्ट नहीं हो सकती कि चले जो हो गया उसको भूलें, सब लोग इकट्ठे होके एक कोशिश करें इस मुल्क को इस गिरदाव से बाहर निकालें। चीमा साहब, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी। वेलकम बैक राजीन, गुफ्तगू जारी रखेंगे। विफाकी वजीर इकनॉमिक अफेयर्स अहद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी चीमा साहब, आप कुछ बात कर रहे थे। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आप 20th सेंचुरी में देखें, जिन कंट्रीज ने डेवलपमेंट ज्यादा की है पैरेटिवली, वहां पे आपको एक यूनिटरी कमांड नजर आएगी, वेदर इन अ डेमोक्रेटिक मैनर और इन अ कंट्रोल डेमोक्रेसी, या चाइना का मॉडल हो, लेकिन आपको एक यूनिटरी कमांड नजर आएगी। हमसे प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने वो डेवलपमेंट के डेकेड्स गुजारने के बगैर रूल्स बेस्ड गवर्नेंस शुरू कर दी, और फिर हमने उसके ऊपर खुद ही से एक लड़ाई झगड़ा भी शुरू कर दिया, उसको यूज करके लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाने शुरू कर दिए। तो अब हम एक जगह आके फंस गए हैं कि अभी हमने डेवलपमेंट तो की नहीं, और रूल्स रेगुलेशन के रिगमरोल में हम पहले ही आ गए। सो ये एक उस तरह से भी कोशिश है कि एक ट्रस्ट बेस्ड एक निज़ाम बनाया जाए, जिसमें हम जरा एक डेकेड या 2 डेकेड्स के लिए एक फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट करें, अपने मुल्क को किसी जगह पर लेकर आएं, और फिर जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो अपनी जगह पे कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट बाईपासिंग एनी मेरिट और ट्रांसपेरेंसी। कोशिश ये है कि काम को तेज करके हम इस सिलसिले को जरा आगे बढ़ाएं और इस साइकिल को ब्रेक करें। ठीक, अच्छा चीमा साहब, इसमें जो आपने यूनिटी ऑफ कमांड की बात की, फिर उसमें देखें उससे एक जो चीज जुड़ी हुई है बड़ी मजबूती के साथ, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जहां पे भी होती है, हम एफडीआईज को फिर हमें भूल जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर सिर्फ गुज़श्ता 2 साल उठा के देखें तो वो हमें दोहराने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, और इस वक्त भी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट की जा रही थी पोस्ट इलेक्शंस, वो उस तरह से नहीं आ पाई। ये कितना मतलब ये आपके ख्याल में ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है? और अगर SIFC जो है, जिस तरह आप यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर रहे हैं कि 10 साल और 20 सालों में फास्ट ट्रैक हम चीजें कर सकते हैं, उसमें क्या ये भी मद्देनजर रखना चाहिए हमें, और ये सबके जहनों में होगा SIFC में जो भी बैठे हुए हैं, कि जी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी हमारे लिए वो चीज अचीव करना बहुत ही मुश्किल होगा? देखिए, आपने कहा इसको भूलना चाहिए, मेरे ख्याल में इसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 2 साल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इस मुल्क का जितना नुकसान किया है। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से गवर्नमेंट चेंज हुई, लेकिन उसको सिर्फ अपनी ज़ाती ईगो के लिए उस वक्त के गवर्नमेंट ने, जो कि अपोजिशन में गई, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और उसमें इस गवर्नमेंट को, जो PDM की गवर्नमेंट थी पहले, उसको एक दिन भी काम नहीं करने दिया। आप उसका रिकॉर्ड उठा लीजिए कि कितने जलसे, कितने जुलूस, कितनी रैलियां, कितनी महाजराई, और उसके बाद क्या क्या हुआ। और इसको पीछे ले जाए तो 2014 में भी हमारी यही स्टोरी है कि जब हम काम करने लगते हैं तो हमारे अंदर से ही लोग इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ये हम लोगों को, हमारे मुल्क के अवाम को ज़रूर इस पर गौर करना चाहिए। इसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि स्टेबिलिटी जो है वो कैसे आएगी, स्टेबिलिटी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन और रोल होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नहीं रिस्पेक्ट करेंगे, तो हमारे लिए आगे जाना वाकई बहुत मुश्किल होगा। सो इसलिए स्टेबिलिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये हम सब का रोल है कि हम उस स्टेबिलिटी को खुद इंश्योर करें, और अगर कोई इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको सपोर्ट ना करें। ठीक है, अच्छा चीमा साहब, इसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सवाल ना पूछूं, लेकिन बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द फेडरल कैबिनेट, और फिर अभी तो मतलब सेनेटर भी आप बन गए हैं, कुछ आवाजें नून लीग के अंदर से 2-3 ऐसे रहनुमा हैं जो कि ऐसी बातें इस वक्त कर रहे हैं जो कि शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बेहतर नहीं है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात का इदराक है कि अपना भी घर ऑर्डर में लाना होगा? खुसूसन मैं PMLN की एज ए पार्टी बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता आप किस बयान की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं देखिए ना, जावेद लतीफ साहब की स्टेटमेंट्स हैं, या राना सनोल्लाह साहब ने कल जो बात की है कि इमरान खान साहब को जल्दबाजी में सजाएं दी गई, हमें उसका नुकसान हुआ, और जो जज भी इंसाफ करेगा उसके सामने अगर इमरान खान के केसेस जाएं तो वो उन्हें बरी कर देगा। तो ये तो आप जो PMLN का एक पॉलिटिकल बयानिया काफी कमजोर हो रहा है उससे, और एक ऐसे वक्त में जब विफाक में आपकी गवर्नमेंट है।
देखिए, सियासी तौर पे कोई राय देना या बयान देना तो सबका हक है, और राना साहब और जावेद अली साहब सीनियर लोग हैं, उनको इस चीज़ का बखूब अंदाजा होगा कि क्या वो बात कर रहे हैं और उसका क्या मतलब है। किसी भी कॉन्वर्सेशन में कोई भी कमेंट देना उनका बिल्कुल राइट है, और ये एक रूटीन की बात है। लेकिन इसमें कोई ठीक। हमारी पार्टी के अंदर इस तरह का माहौल नहीं है कि अगर कोई बंदा अपनी स्टेटमेंट दे रहा है या उसने कोई कमेंट दिया है तो उसको कोई रेप्रिमांड किया जाए या उसको रोका जाए। एक डेमोक्रेसी में देखें, हर तरफ से मौकफ या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मतलब कुछ लोगों का अगर ये ख्याल है कि इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है लोगों में वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये ख्याल हो सकता है कि नहीं, वो अपने लिए इसको सिंपैथी वोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एक सियासी राय है ना, उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ राय हो सकती हैं और उनको अपनी राय रखने का हक है। ठीक। अच्छा सर, आखिर में बताइएगा इंटीरियर मिनिस्टर साहब से मामलात क्या प्राइम मिनिस्टर के ठीक है? नकवी साहब, क्योंकि कल राणा साहब ने उनके बारे में भी कहा कि जी उनकी मर्जी है, मेहरबानी है, वो वजीर दाखिला बन गए, लेकिन वो तो इस वक्त वजीर आज़म भी बन सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने फिर एतराज़ उठाया, फैसल वाडा को सेनेटर बनाया गया, तो नकवी साहब जो हैं वो किसके बंदे हैं, किसका काम करें? क्योंकि अपने PMLN के लोग कह रहे हैं कि जी वो तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। देखिए, लोगों के दफा आपस में कोई ज़ाती हैसियत में भी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन ऐसे हमारी गवर्नमेंट में तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो टीम सेलेक्ट की है, ऑब्वियसली बड़ी देख सोच के और ध्यान से की है, और उनका पूरा ट्रस्ट है अपने तमाम मिनिस्टर्स के ऊपर। ऐसी कयास राय की कोई वजह मुझे समझ नहीं आई। आहद चीमा साहब, थैंक यू जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाह। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।